नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल लेगा में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो अपना पहला क्वेश्चन है, धारा को ले जाने के लिए दो समांतर तारों के बीच में बल की किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? फ्लेमिंग, एम्पियर, कूलाम या वोल्ट। धारा के ले जाने के लिए दो समांतर तारों के बीच बल, कोई भी दो तार है, उन दो तारों के बीच में ले जाने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो होता है हमारा एम्पियर का नियम। यानी कि धारा ले जाने के लिए दो समांतर तारों के बीच जो बल लगता है उसमें एम्पियर के नियम की परिभाषाओं के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ये एम्पियर की परिभाषा दो समांतर तारों धारावाही जो तार होते हैं उनके मध्य बल के आधार पर दी जाती है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसके आधार पर दी गई है। तो इसके लिए कौन सा नियम लागू होता है? एम्पियर का नियम। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? पहला ए, पहला एक, दो नंबर जो है आपका बी, 1.6 इंटू 10 की घात 21 है। ठीक है, ये ऊपर की जो है आपका 21 की घात है, घात 21 है। ठीक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा हुआ है। और आपका अगला है 6.25 इंटू 10 की घात, ये 12 है। ये घात के ऊपर में आएगा, यानी कि 10 की घात इस प्रकार से 12। उसके बाद में अगला है, ये 10 की घात 8 है। और ये हो गया अपना 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो इसके अंदर जो आपका होगा वो होगा आपका, तो आपको पता है 1 माइक्रो एम्पियर है। तो आपको इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है 6.25 इंटू 10 की घात 18 होता है। तो माइक्रो एम्पियर में कितना हो गया? 6 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? आपके 6 जीरो हो गए। तो इसमें से 18 में से 6 गए, पीछे बचे 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चालक जिसकी प्रतिम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान होगा। एक चालक जिसका प्रतिरोध है यहाँ पे, ठीक है, प्रतिरोध की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, प्रतिरोध आर है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? आपके बताइए। R/3, 4R, R/2 या फिर 2R। तो आपको पता ही है यहाँ पर R का मान, जो प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध दिया हुआ है वो R है और लंबाई L है। तो आपको पता है R बराबर रो L/A। ठीक है, तो आपको पता ही है लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी इसके समानुपाती होता है। तो यहाँ इसकी लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है? 2 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, और कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जा रहा है और क्षेत्रफल मतलब ये है। तो इसका हो गया 2, 1/2। तो 2 ऊपर से लग गया, तो 2 दूनी 4R। तो 4R जिसमें आ रहा है वो सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक दो आवेश किसमें वर्ती करते हैं? प्रतिकर्षण बल, विद्युतवाहक बल, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको पता ही है, दो आवेश एक समान दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में जो भी कंडक्टर है, ये जो है, इन दोनों अपने समान दूरी पर स्थित है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे का आकर्षण और प्रतिकर्षण की अनुभूति करते हैं। तो जिसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किसी भी परिमित दूरी द्वारा पृथक दो आवेश किस में वृद्धि करते हैं? तो वो विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। जितना इनका क्षेत्र बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विद्युत क्षेत्र। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव से बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है? तो आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर एक का सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो आपकी सापेक्ष विद्युतशीलता है, ठीक है, वो हमेशा होती है आपकी जो पदार्थ की विद्युतशीलता जो है और बट्टा में वायु की विद्युतशीलता, उससे हमेशा बड़ी होती है, यानी कि इसके बराबर। तो इसका सही हो जाएगा, किसी भी पदार्थ की जो होती है सापेक्ष विद्युतशीलता जो होती है वो 1 से बड़ी होती है।
अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉनों के पलायन रोकने हेतु, असंतुलित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को पृथक करने हेतु, चालकता के प्रतिरोध में परिवर्तन करने हेतु, या इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, विद्युत वाहक बल जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिमान करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, क्योंकि Q बराबर आई इंटू टी, और Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है आवेश। तो ये हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनों की गतिमान करने के लिए क्या आवश्यक है? विद्युत वाहक बल। और ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी में होगा विद्युत वाहक बल। इसकी इकाई होती है वोल्ट। इस चीज़ों को पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, आ गया है तो। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानक तापमान और दबाव होता है, जो आपका इसका ऑप्शन है 273 केल्विन एन, ये भी इसमें विशुद्ध एंड है, ठीक है, केल्विन एन 0 एटम, या बी ऑप्शन है 273 केल्विन और 1 एटम, 0 केल्विन, 101.325 केल्विन, ठीक है। अब आता है चौथा ऑप्शन है 10 एट एन 373 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी ऑप्शन आपका, 273 केल्विन एंड 1 एटम होता है। ये स्टैंडर्ड है, मानक तापमान और दाब के लिए ये फिक्स होता है, इसको याद कर लें। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, विद्युत क्षेत्र चालक के दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है, विद्युत क्षेत्र खोखले के गोले के अंदर केंद्र की दूरी के अनुसार बदलता रहता है। तो आपको एक कल ही पढ़ा था क्या क्वेश्चन अपन ने, एक खोखले गोले की चालक के भीतर जो होता है विद्युतीय क्षेत्र तो शून्य होता है, लेकिन उसके बाहरी सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव अंदर की सतह पर ही मौजूद होता है। ये हमने कल पढ़ा था विभव के बारे में। और विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो जितना इसके अंदर जो हमेशा शून्य होता है, बाहर चाहे भले कितना ही हो, तो इसलिए इसको याद रखें, किसी भी खोखले गोलीय चालक के भीतर जो होता है विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पृथ्वी का प्रतिरोध होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पृथ्वी का प्रतिरोध, इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है असीमित, 1 मेगा ओम, 1 ओम, या शून्य। तो हमेशा रखें पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है वो होता है शून्य, और इसके अंदर जो वोल्टेज होता है विभवांत जो वोल्टेज है वो होता है अनंत, असीमित, ठीक है। क्योंकि जितना आप पृथ्वी, हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं कि उसका प्रतिरोध तो शून्य होता है, तभी तो वो सारे वोल्टेज लेता है। और वोल्टेज कितने भी वोल्टेज आप सप्लाई दोगे उसके अंदर पृथ्वी, तो वो अपने अंदर खींच लेगी। इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग करते हैं, और क्योंकि अर्थिंग का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, और वोल्टेज जो होते हैं वो असीमित होते हैं, उसके अंदर सहन करने की कैपेसिटी होती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वाट आवर, वोल्ट एम्पियर घंटा, वॉट सेकंड, या जूल पर घंटा। तो आपकी जो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है, अब यहाँ पर आपको विद्युत ऊर्जा की इकाई बोला जाता है तो वी आई और टी होता है। लेकिन यदि आपको ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है वो होती है किलो वाट पर हॉर्स, ठीक है, किलो वाट हॉर्स, KWH। तो ये भी सही है, ठीक है। अब इसी को बात है कि वाट कहाँ से आया है, तो वोल्ट और एम्पियर से, तो वोल्ट एम्पियर हॉर्स भी सही है, ठीक है। और यहाँ वाट सेकंड आ गया, तो सेकंड में नहीं मापा जाता कि ऐसे मात्रक नहीं है, इकाई नहीं है, इसको नहीं मान सकते। लेकिन जूल जो है वो सही है, क्योंकि कार्य करने की जो, लेकिन इलेक्ट्रिकल में जूल नहीं होता, इसलिए ये दोनों सही ऑप्शन है। और ये जो है दोनों ही गलत है, यानी दोनों को ऑप्शन सही माना जाएगा। ये आप मिस प्रिंट हुई है, आप दोनों को सही मान सकते हो। तो आपको याद रखना है कि वाट हावर भी सही है और वोल्ट एम्पियर भी सही है। चलिए दोस्तों,
आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।